एस्पेक्ट. नाउ वी विल टॉक अबाउट द काइनेटिक एस्पेक्ट ऑल्सो, और उसके बाद हम लोग प्योर लिक्विड से निकल के यही चीज़ करेंगे सॉल्यूशंस के ऊपर. जब 2 लिक्विड्स मिक्स कर रहे हैं, 3 लिक्विड्स मिक्स कर रहे हैं तो क्या होगा. वी हैव टू टॉक अबाउट द काइनेटिक्स ऑल्सो. अगर कोई क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल टाइप आ गया तो, जैसे मैंने सपोज एक कंटेनर में, अब काइनेटिक्स में तो इतना सिंपल होएगा नहीं, हमें पता है कि उसमें तो सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि हमें बस एक इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है, इक्विलिब्रियम आ गया बस, उससे पहले का किसको देखना. काइनेटिक्स में वी हैव टू वॉच थ्रू द एंटायर प्रोसेस ऑफ अराइवल ऑफ इक्विलिब्रियम, शुरू से लेके एंड तक आया कैसे इक्विलिब्रियम. रेट पहले अगर अनइक्वल थी तो रेट बराबर हुई कैसे, किसकी रेट, एवेपोरेशन की और कंडेंसेशन की. जब इक्वल नहीं होती शुरुआत में तो फिर बाद में कैसे इक्वल होगी. विच ऑफ दीज टू हैज एक्चुअली चेंज्ड, क्योंकि दोनों में से कोई तो बदला होगा, या हो सकता है दोनों बदले हो, क्योंकि अनइक्वल थे और इक्वल हो गए तो मतलब सीन कुछ तो चेंज हुआ. तो सपोज आपने यहाँ पे H2O लिक्विड से चालू किया और इधर कुछ था ही नहीं, खाली था ये, ठीक है, हम ऐसा एग्जाम्पल से चालू करते हैं. तो ऑब्वियसली इफ देयर इज ओनली वन फेज विच इज लिक्विड फेज प्रेजेंट, तो एक ही चीज़ हो सकती है, हमें पता है, फॉरवर्ड रिएक्शन. बैकवर्ड होने का चांस ही नहीं है. तो इस वक्त इवेपोरेशन की अच्छी खासी रेट होगी, पर जो कंडेंसेशन रेट होगी वो 0 होगी. तो विल टॉक अबाउट दिस इवेपोरेशन रेट फॉर अ मिनट. ये जो इवेपोरेशन रेट है वो किन किन एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करेगी, उसका एक टेंटेटिव आइडिया आपके पास होना चाहिए. तो सबसे पहले तो इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन दी सरफेस एरिया. यहाँ पे लिख देता हूँ, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन रेट भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इवेपोरेशन सरफेस से ही होता है. दूसरा बच्चों ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, बिकॉज इस इवेपोरेशन प्रोसेस की भी एक सर्टेन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है. तो ज़्यादा टेम्परेचर रखोगे तो मॉलिक्यूल्स के लिए ये बंधन छोड़ के निकल जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी. तुमने पढ़ा ये मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द कर्व फ्लैटन्स आउट एंड गोज अहेड एंड अहेड. थर्मोडायनेमिक्स भी सीखी है कि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है पार्टिकल्स का, और बढ़ेगा तो दे विल बी एबल टू ओवरकम द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने क्रिएट कर रखा है. तो उस बंधन से छूट के निकलेंगे. तो इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट होना ऑब्वियस है. तो सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट, एंड देन ऑब्वियसली सर्टेन अदर पैरामीटर्स जो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, क्योंकि सरफेस एरिया देखता है साहब, आपने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया, भाई यहाँ से भागना है. टेम्परेचर मतलब भागने के लिए जो ज़रूरत है एनर्जी की वो आपको मिल जाएगी, लेकिन उस ज़रूरत को किसे बीट करना है वो भी तो मैटर करेगा. जैसे अपन वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं ना, ये HF की तरह हो गया, एनर्जी कितनी आप दे रहे हो, और जो वर्क फंक्शन है वो भी तो कुछ होगा. ये फंसे हुए हैं ना अंदर मॉलिक्यूल्स, उनको निकालना है. तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर है, जो एक टाइप की वर्क फंक्शन है, एक तरह से एक मॉलिक्यूल को खींच के निकालना, वो ऑब्वियसली लिक्विड या सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की प्रॉपर्टी है. लिख देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, है ना. ऐसे थ्योरेटिकल अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो क्वालिटेटिव बना सकते हो. आई एम जस्ट गिविंग यू ऑल दी पॉइंट्स है. सरफेस एरिया, टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस कैसे डिपेंड करेगा, गैस कर सकते हो. एग्जैक्ट मैथमेटिकल रिलेशनशिप में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं. हायर द सरफेस एरिया, हायर द रेट, हायर द टेम्परेचर, हायर द रेट, एंड हायर द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, लोअर द रेट. तो ये सारे फैक्टर्स मिलके आपकी इवेपोरेशन रेट डिसाइड कर ली, ठीक है. तो ये अच्छा खासा जो भी टेम्परेचर आपने सेट कर रखा था, उस टेम्परेचर पे गिवन सरफेस एरिया के हिसाब से ये चल रहा है. अब ये जैसे जैसे इवेपोरेट होता जाएगा, H2O गैस बनने लग जाएगी और यहाँ पे कलेक्ट होने लग जाएगी, और ये H2O गैस के मॉलिक्यूल्स कभी कभी सरफेस से टकराते होंगे, घूमते फिरते आते होंगे तो टकराते होंगे, और जब वो टकराते होंगे तो दे कैन कंडेंस बैक ऑल्सो, ठीक है. तो ये जो कंडेंसेशन रेट है, वो कंडेंसेशन रेट इस बात पे डिपेंड करती है कि कितने मॉलिक्यूल्स इस सरफेस से टकराते हैं. जितने ज़्यादा टकराएंगे उतनी प्रोबेबिलिटी उनकी ज़्यादा होगी टू गेट इनटू द लिक्विड फेज, ठीक है. तो अगर ऐसा है तो कितने टकराते हैं वो तुम जानते हो. यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो बोलते हैं जिसको, उस पर डिपेंड करती है. या ज़्यादा पॉपुलेशन, नंबर डेंसिटी जिसको बोलते हैं, यानी कितने मोल है, कॉन्सेंट्रेशन, हाँ कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं. कंडेंसेशन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स.
ऑल्सो यू कैन थिंक प्रेशर, क्योंकि प्रेशर जो होता है गैसेस का वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट एनी गिवन टेम्परेचर, इसमें कोई शक नहीं। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट तो हो ही गया वो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया होगा तो मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स हो जाएंगे, ठीक है। बट एक यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट पूछ लेता हूँ तुम्हें कि जब भी कोई H2O गैस का या कोई भी वेपर फेज का मॉलिक्यूल सरफेस से टकराता है तो जो कंडेंसेशन और जो इवेपोरेशन है उसमें एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है। वो ये कि इवेपोरेशन में तो दे हैव टू ओवरकम द अट्रैक्शन फोर्सेस, इसलिए हर मॉलिक्यूल की औकात नहीं है कि भाग जाए। तो इसका मतलब जब भी आपने कोई लिक्विड रखा है तो जो इवेपोरेशन रेट है वो एक सर्टेन रेट से चलती है। इवेपोरेशन रेट इज सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ द टोटल मॉलिक्यूल्स, इट्स नॉट लाइक एवरी मॉलिक्यूल विल जस्ट इमीडिएटली गो अवे। तो वो हमें उसका मीनिंग समझ में आता है क्योंकि हर मॉलिक्यूल के पास दम नहीं है उस अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करने का, एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करने का। बट व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द ऑपोजिट पार्ट, जब कोई गैस मॉलिक्यूल लिक्विड में एंटर करता है then they don't have to overcome any attraction force, क्योंकि गैसेस को हम आइडियल ट्रीट करेंगे, उनमें कोई अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं। तो ये बताओ, वुड इट बी राइट, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वुड इट बी राइट टू से कि अगर सरफेस के ऊपर ऐसे हिट करने वाले मॉलिक्यूल्स की पॉपुलेशन सपोज 100 पर सेकेंड, जैसे एक नंबर ले 100 पर सेकेंड आर हिटिंग द सरफेस, व्हाट इट डिपेंड्स अपॉन, ये 100 क्यों है, 200 क्यों नहीं है, 500 क्यों नहीं है, या ये 100 को 200 करना है तो क्या करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाओ 100 का वैल्यू बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ाओ तो भी ये 100 का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो फॉर द गिवन पैरामीटर्स सपोज आई गॉट दिस वैल्यू एज 100। माय क्वेश्चन इज कि अगर 100 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड टकराते हैं तो वुड इट बी राइट टू से कि ऑल दीज 100 विल कंडेंस? ये सही लिखा है या नहीं? और अगर सही नहीं है तो क्यों नहीं है, प्रॉब्लम क्या है फिर, 100 के 100 क्यों नहीं होते? फॉल्स। फॉल्स, हाँ। तो ऐसा क्यों, फॉल्स क्यों है ये? अगर कोई फेल हो रहा है तो उनकी रीजन क्या है फेल होने का? सर जो भी टकराएंगे हम्म, तो वो कितनी एनर्जी लेके आ रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि वो टकराने के बाद वापस निकल जाएं और उसको हम्म। मतलब वो इंटर मॉलिक्यूलर जो भी फोर्स है उसको अपनी विसिनिटी में ना रख पाए, उससे बाहर निकल जाए वापस। देखते हैं। और ये तो ऐसा हो गया ना, देखो सपोज इधर से कोई फास्ट मॉलिक्यूल आया एक v स्पीड से, हम v चेंज कर सकते हैं, जैसा तुम बोले भी एनर्जी, हाँ वो टेम्परेचर के हिसाब से एनर्जी बदलती है, हमें पता है। तो सपोज एक v स्पीड से ऐसे मॉलिक्यूल आता है और यहाँ पे टकराता है, ठीक है। हमें पता है लिक्विड जो है उनसे टकराना मतलब आप बहुत ह्यूज अट्रैक्शन फोर्सेस फील करने वाले हो। मतलब इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पे अगर आप टकराओगे तो बच के जाओगे, ऐसा नहीं है, बच नहीं सकते। इट्स लाइक जैसे मान लो स्पेस में वो उल्का पिंड वगैरह आते रहते हैं ना, हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ऐसा तो है नहीं कि उल्का पिंड बहुत दूर था तो निकल गया, बिकॉज इफ इट इज कमिंग एंड हिटिंग दैट मीन्स इट हैज एंटर्ड इनटू द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। once it has entered the gravitational field of earth, no matter how fast or slow the ulka pind was, it is bound to hit the surface, right? क्योंकि अब ऐसी बात बोल रहे हैं ना अपन एक तरह से कि 100 आए थे उल्का पिंड, अंदर घुस गए एटमॉस्फेयर में, ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गए, उसके बाद भी उसमें से 2 जो है वो हमारे अर्थ पे गिरे ही नहीं। दैट डजंट मेक मच ऑफ अ सेंस ना। क्यों नहीं गिरने तो चाहिए थे, सबके सब गिरने चाहिए थे। हाँ उल्टा वैलिड नहीं है कि हमने 100 उल्का पिंड इधर से फायर किए, मतलब 100 पत्थर फेंके अर्थ से, तो बोले कि 100 के 100 निकल के स्पेस में चले जाएंगे। हाउ इज इट दिस पॉसिबल, एवरीबडी कैन नॉट लीव, दे नीड दी एस्केप वेलोसिटी। तो वो जाते टाइम हमें पता है कि एवरीबडी विल नॉट बी सक्सेसफुल, ओनली द गुड वंस विल बी सक्सेसफुल। उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है जो हम आगे जाके केमिकल काइनेटिक्स में डिराइव करेंगे, जो मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से ही आता है। पर उल्टे वक्त ऐसा होना नहीं चाहिए, राइट, लेकिन फिर भी होता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी हमें कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसका,
इसका ज़्यादा कंप्लीट डिस्कशन आता है बच्चों उसमें सरफेस फिजिक्स या सरफेस केमिस्ट्री जो भी बोलो, जिसको एड्जॉर्ब बोलते हैं, एड्जॉर्ब एडी वाला। तो टकराना मतलब एड्जॉर्ब के लिए आना। एड्जॉर्ब एक चीज होती है और एम्बेडेड हो जाना इनटू द फेज, इस फेज में ही घुस के चले जाना अंदर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब इन दोनों के बीच में जो बैरियर है, मतलब मेन चीज पे आता है, बोले ये तो ठीक है आप टर्मिनोलॉजी यूज करो, मेन पॉइंट क्या है आपका कि अगर कोई चीज आई यहाँ पे तो अंदर घुसती क्यों नहीं है ऑल द टाइम? बिकॉज देयर इज सर्टन अदर फैक्टर ऑल्सो इफ यू थिंक अबाउट इट। अगर कोई लिक्विड की फेज का पार्ट बन जाता है, या सॉलिड भी हो सकता है कल को, है ना, तो लिक्विड और सॉलिड की फेज का पार्ट बनना ऑल्सो कम्स विद सर्टन अदर रेस्ट्रिक्शंस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि चीज फिट होनी चाहिए काइंड ऑफ, ठीक है। क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं है कि हर आने वाले मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देंगे, बिकॉज दे हैव सर्टन रेस्ट्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ देयर अरेंजमेंट, जिसको कैसे समझा, बट थोड़ा समझ में आ रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे। सपोज उल्का पिंड आता है, लेकिन उल्का पिंड इतनी साइज का है, मान लो अर्थ के अराउंड एक ऐसा नेटवर्क टाइप बना हुआ है, कुछ जाल वाल बिछा हुआ है, ठीक है। उस जाल में अगर फंसेगा उल्का पिंड तो ही ट्रैप होगा, ठीक है। ऐसे लाइक ट्रैप होना, एंट्रैपमेंट, यू कैन यूज अ वर्ड लाइक ट्रैपमेंट, ठीक है। तो एंट्रैपमेंट जो है वो एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की और सॉलिड्स की, दोनों की, है ना। जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से एक मॉलिक्यूल के अराउंड एक सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का झुंड घूमता रहता है। तो वो जो आने वाला मॉलिक्यूल है, अगर वो एग्जैक्टली उस स्पॉट पे नहीं घुसा जहां उसके लिए जगह थी, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इट हैज टू बाउंस बैक। तो ऑल द टाइम कोई मॉलिक्यूल्स इतने लकी थोड़ी होते होंगे एग्जैक्टली उसी जगह हिट करें जहां बराबर उसके बराबर साइज का जगह बनता हो, ठीक है। बिकॉज बहुत ज़्यादा पास में जब मॉलिक्यूल्स आते हैं तो तुमने देखा भी होगा, बहुत फेमस ग्राफ है ये, बहुत बार जेई ने यूज भी किया है दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ, कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल पास में आते हैं पोटेंशियल एनर्जी घटती है, तो हम लोग वो घटने वाला एस्पेक्ट ही देख रहे हैं, अंदर ही तो घुसना और क्या। लेकिन अगर आप गलत जगह पे चले गए, मतलब ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे एक मॉलिक्यूल के घुसने की जगह थी नहीं, फिर भी अगर ये उल्का पिंड अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो फिर ये ऐसा वाले रीजन में आ जाएगा एंड देन इट हैज टू बाउंस बैक। साइंस की टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं स्टिकिंग कोफिशिएंट, मतलब कोई चीज टकराती है तो वो स्टिक करेगी कि नहीं करेगी, दैट कम्स आफ्टर योर सरफेस फिनोमेना। सिर्फ सरफेस पे आना इज सरफेस थिंग, बट इट गेट्स एम्बेडेड इनटू द फेस, हैज द अदर एस्पेक्ट्स आल्सो। तो ऊपर ऊपर से थोड़ा इतना मतलब फील होना चाहिए कि कभी भी ये मतलब मत निकालो लाइफ में कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हिट करेंगे वेपर के, वो सारे के सारे धड़ाधड़ अंदर घुस जाएंगे। दे ऑल्सो हैव सर्टन रेस्ट्रिक्शंस कि वो सही जगह पे गएगी नहीं जहां उनके लिए जगह थी। तो लिक्विड्स की अपनी प्रॉब्लम है, एक तो उनकी अच्छी एडवांटेज क्या, खींचते हैं वो, या कोई भी आया खटाक से अंदर ले लेंगे, लेकिन उनका एक डिसएडवांटेज भी है कि वो जगह बराबर होना ऑलवेज अवेलेबल हो ऐसा लाइकली नहीं है। तो इसलिए हमने फैक्टर्स डाल दिए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस ज़्यादा होगा, अच्छी बात है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वो अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसा स्टिकिंग कोफिशिएंट जरूर होगा जिसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, ठीक है। बट दैट स्टिकिंग कोफिशिएंट इज नॉट गोइंग टू चेंज अगर मैं यहाँ पे कुछ बदलाव करूँ तो, क्योंकि वो स्टिकिंग कोफिशिएंट प्रॉपर्टी किसकी होगी तुम इमेजिन कर सकते हो, दैट प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ दिस लिक्विड फेस, ठीक है। अगर ये H2 लिक्विड है तो अलग होगा, इथेनॉल है तो अलग होगा, आइस है तो अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। सॉलिड्स के लिए और भी डिफिकल्ट होता है क्योंकि सॉलिड्स में क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, तो एकदम बराबर जगह पे फिट होना इट्स वेरी हाईली अनलाइकली। तो उनमें सॉलिड्स में तो स्टिकिंग कोफिशिएंट बहुत ही कम होता है, मतलब हजारों में से एक आधी सक्सेसफुल हो पाता है, लाखों में से। तो ये चीज़ें हो गई हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंड। प्योर एनालिटिकल क्वालिटेटिव टाइप क्वेश्चन आए तो उसमें ये चीज़ें काम आ सकती हैं कि इवेपोरेशन रेट एट एनी रैंडम स्टेट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। टेम्परेचर के साथ उल्टा रिश्ता है, but it's a negative exponential relationship which we'll explore in chemical kinetics. Negative exponential, ठीक है। वो कुछ नहीं, वो e raised to power of minus energy of activation by RT वाला ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो आगे अपन वैसे भी करते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस होता है, और ये चीज इसकी होगी कॉन्सेंट्रेशन एंड सरफेस एरिया। अब काफ़ी इजी होगा हमारे लिए काइनेटिक्स एनालाइज करना कि जब आपने शुरुआत में सिर्फ गैस लिया ही नहीं था, सिर्फ H2 लिक्विड लिया था, अच्छी खासी इसकी रेट थी, सपोज 10, कंडेंसेशन का तो कुछ रेट था ही नहीं,
फिर जैसे जैसे ये बनने लगी, गैस अगर यहाँ पे कलेक्ट हो जाए, एक कांस्टेंट वॉल्यूम कर दूं, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। सरफेस एरिया एंड स्टिकिंग कोफिशिएंट कांस्टेंट है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। एंड एज द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता तब तक कंडेंसेशन रेट जो बढ़ता है उसका पूरा जिम्मेदारी किसके ऊपर डालोगे? increasing concentration. If you don't allow the concentration to increase, suppose you lift the piston up or something like that, तो फिर वापस कंडेंसेशन रेट घट जाएगी एंड देन दे विल बी अगेन द सेम प्रोसेस रिपीटेड अगेन। और फाइनली जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। हमें ये मालूम भी है कि इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे थर्मोडायनेमिक्स ने ये बोला कि पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, और पार्शियल प्रेशर होता क्या है? N/V × RT, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स की बोली हुई बात और काइनेटिक्स की बोली हुई बात एकदम मैच कर रही है। बोथ थ्योरीज आर कंसिस्टेंट विद ईच अदर। सो दैट्स जस्ट अ फाइनल कंक्लूजन, बट इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें क्या बोल रही हैं इंडिविजुअली, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में तो ये ज़्यादा काम आएगा, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में ये चीज़ भी पूछी जा सकती है।